आशी और रॉकी को इतने करीब देखकर क्रिस के चेहरे के भाव बदल गए और गुस्से में उसने अपनी मुट्ठियां कस लीं। लिंडा जो इस वक्त उसके सामने बैठी उसे एग्जीक्यूट कर रही थी, क्रिस के चेहरे के अचानक बदले हुए भाव को देखकर हैरान रह गई। लेकिन फिर उसकी नज़र उस लैपटॉप पर पड़ी जिसे क्रिस घूरता हुआ देख रहा था। लिंडा को समझने में एक पल की भी देरी नहीं लगी कि क्रिस का मूड अचानक क्यों बिगड़ गया है। अब लिंडा के चेहरे के एक्सप्रेशन देखने लायक थे। उसके तन बदन में आग लग चुकी थी, क्योंकि वह जानती थी कि क्रिस आसी और रॉकी को एक साथ देखकर जल रहा है। लिंडा के दिल में आसी के लिए नफ़रत और भी बढ़ गई थी और उसने तय कर लिया कि वह आसी को सबक सिखाकर रहेगी। क्रिस तुरंत ही अपने लैपटॉप को बंद करके तेज कदमों से उस कैबिन से बाहर निकल गया। क्रिस को जाते हुए देखकर लिंडा भी उसके पीछे पीछे निकल गई और उनके साथ राका भी उस कैबिन से बाहर चला गया। इस वक्त वे लोग जिस बस में थे वह एक हॉली लग्जरी डबल डेकर बस थी। क्रिस जो बस के ऊपर के टॉप फ्लोर पर था, सीढ़ियों से होते हुए लोअर फ्लोर पर आ गया। वहाँ सभी बच्चे तेज म्यूजिक पर नाच रहे थे और कार्टून जैसे कपड़े पहनकर अजीब अजीब मुंह बनाकर कूद कूद कर खेल रहे थे। उन्हें देखकर साफ पता चल रहा था कि वह अपनी पिकनिक को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। उन्हें देखकर क्रिस का गुस्सा और बढ़ गया, लेकिन सबको इग्नोर करते हुए वह उनके पीछे से जाकर बस की सबसे पीछे की बैक सीट पर चला गया। सभी बच्चे अचानक क्रिस को देखकर डर गए और जल्दी से म्यूजिक बंद कर दिया। अच्छे बच्चों की तरह अपने हाथ आगे की तरफ बंद करके एक सीधी लाइन में खड़े हो गए। लेकिन क्रिस ने किसी पर ध्यान नहीं दिया और सबसे लास्ट सीट पर जाकर रॉकी के बगल में बैठ गया। क्रिस को अपनी बगल में देखकर रॉकी अचानक घबरा गया, क्योंकि क्रिस उसे अपनी गुस्से भरी नीली आंखों से घूर रहा था और क्रिस का घूरना ही किसी की भी जान सुखाने के लिए काफ़ी था। क्रिस के इस एक्सप्रेशन को देखकर सभी बच्चे, राका और लिंडा भी हैरान थे। तभी क्रिस ने एक आईब्रो उठाकर चेहरे पर ठंडा एक्सप्रेशन लाकर एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ा लिया और सीट के हेड रेस्ट पर राका की तरह अपने दोनों हाथ फैला दिए। क्रिस का ऐसा एटीट्यूड देखकर रॉकी समझ चुका था कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। उसने सलाइवा गटकते हुए अपनी सफाई में कहा, वह आसी को नींद नहीं आ रही थी तो मैंने उसे अपना कंधा। रॉकी ने आसी की तरफ देखते हुए कहा, आसी उठो, आसी बहुत सोली तुम। फिर डरते हुए मन ही मन बोला, उठ जा यार, वरना यह नीली आंखों वाला राक्षस मुझे मार डालेगा। घूर तो ऐसे रहा है जैसे उल्लू से आंखें उधार लेकर आया हो। रॉकी आसी को उठाने की कोशिश करने लगा, तभी उसे महसूस हुआ कि आसी सचमुच रोते रोते सो चुकी है। अब रॉकी को उसे उठाने का मन नहीं कर रहा था, इसलिए उसने बड़ी मुश्किल से हिम्मत जताकर क्रिस के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, वह सो रही है तो मैं सोच रहा था कि इसे सोने ही दिया जाए। क्यों, तुम्हें कुछ काम था क्या? क्रिस, तुम यहाँ अचानक आ गए। क्रिस ने एटीट्यूड के साथ रॉकी के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, क्यों, क्या मैं नहीं आ सकता? कोई प्रॉब्लम है मेरे साथ आने से? रॉकी ने डरते हुए लड़खड़ाते शब्दों में कहा, नहीं नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, इतनी बड़ी बस में तुम भी आकर बैठ सकते हो। क्रिस और रॉकी आपस में बातें कर रहे थे और वहाँ खड़े सभी बच्चे क्रिस की मौजूदगी में कोई भी नौटंकी नहीं करना चाहते थे। वह सभी अपनी अपनी सीट पर चुपचाप शरीफ बच्चों की तरह बैठ गए। लेकिन तभी क्रिस अपनी जगह से उठा और बिना कुछ कहे अचानक ही आसी को अपनी गोद में उठा लिया। सभी बच्चे यह नज़ारा हैरान नज़रों से देखने लगे। किसी को कुछ समझ नहीं आया और रॉकी भी कंफ्यूज हो गया। क्रिस बिना कुछ बोले सबको इग्नोर करते हुए आसी को अपनी गोद में लेकर चुपचाप उस केबिन से बाहर निकल गया। आसी मासूम बच्चों की तरह क्रिस की बाहों में आ गई। इस वक्त वह सोई हुई थी और बहुत ही मासूम और क्यूट लग रही थी। आसी ने लाइट पिंक रंग की कैफ्री और टी शर्ट पहन रखी थी, बालों में फ्रेंच चोटी बनाई हुई थी और चेहरे पर कुछ लटें उसके गालों को चूम रही थीं।
क्रिस तो वहाँ से चला गया, लेकिन सभी बच्चे हैरानी से उसे जाते हुए देखते रह गए। लिंडा जल भुनकर राख हो गई। उसके दिल में आसी के लिए नफरत की आग और भी ज़्यादा भड़क गई। राका ने भी लिंडा के चेहरे के एक्सप्रेशन नोट कर लिए। लिंडा के हाथों की मुट्ठियां कसी हुई थीं। राका ने उसके हाथ की तरफ देखते हुए कहा, कुछ भी गलत करने की कोशिश मत करना, वरना एक दर्दनाक मौत से तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा, समझी? इस बार बस मेरी वार्निंग समझ लेना। कहकर राका वहाँ से चला गया और लिंडा ने अपने मन ही मन कसम खाई, तुम कुछ भी कहो, वह मेरे हाथों से नहीं बचेगी। उसकी हिम्मत कैसे हुई क्रिस के दिल में मेरी जगह लेने की? वह जगह सिर्फ मेरी है, उसके दिल में, उसके ख्वाबों में और ख्यालों में। लिंडा ने कहा, ड्रैगन क्वीन सिर्फ मैं बनूंगी और कोई नहीं। कहकर लिंडा ने गुस्से में पैर पटका। इधर दूसरी तरफ क्रिस आसी को अपनी गोद में उठाकर अपने कमरे में ले आया। आसी नींद में थी, इसलिए उसने उसे धीरे से अपने खूबसूरत लग्जरी सॉफ्ट बेड पर लिटा दिया। आसी ने पैरों में जूते पहन रखे थे, तो क्रिस ने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए धीरे से उसके जूते उतार दिए। फिर उसे हल्के ब्लैंकेट से कवर करके खुद भी उसकी बगल में लेट गया। क्रिस आसी की तरफ करवट लेकर अपनी कोहनी को बेड पर टिकाकर हाथों पर सर रख लिया और आसी के मासूम चेहरे को निहारने लगा, जिस पर आंसुओं की बूंदें के निशान बने हुए थे। उसका चेहरा, नाका और होठ लाल हो चुके थे, जो उसके खूबसूरत चेहरे को और भी ज़्यादा क्यूट बना रहे थे। लेकिन आसी के इस चेहरे को देखकर क्रिस को अच्छा नहीं लग रहा था। उसने अपना हाथ बढ़ाकर आसी के चेहरे पर बिखरे बालों को उसके कानों के पीछे करते हुए धीरे से कहा, तुम इतना ज़्यादा क्यों सोचती हो फायरफ्लाई? मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। मुझे नहीं पता था मेरे एक मजाक को तुम इतना सीरियस ले लोगी। जल्दी से मान जाओ, तुम रोते हुए बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और तुम्हारी आंखों में आंसू मुझे बर्दाश्त नहीं है। कहकर क्रिस ने उसके चेहरे को देखते हुए उसके माथे, गालों और होठों पर हल्के से किस किया और उसकी बगल में लेटकर बस उसे देखता रह गया। लगभग 2 घंटे बाद आसी सभी लोग हॉलीवुड पहुंच चुके थे। आसी की जब आंखें खुली तो सामने का नज़ारा देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। वह झटके से उठकर बेड पर बैठ गई, क्योंकि उसके सामने उसके सभी दोस्त चारों तरफ से उसे घेर कर खड़े थे और उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वह किसी एलियन को देख रहे हों। आसी को कुछ भी समझ नहीं आया कि सब उसे ऐसे क्यों देख रहे थे। आसी ने मासूमियत से अपनी टिमटिमाती आंखों से सबको देखकर पूछा, क्या हुआ? तुम सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? कुछ हुआ है क्या? आसी की मासूमियत भरी बातें सुनकर सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तभी नताशा अचानक उछलकर आसी के बेड पर घुटनों के बल बैठ गई और उसके चेहरे को हाथों में भरकर उसे चारों तरफ घुमा घुमा कर कुछ दिखने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसे कुछ भी नज़र नहीं आया। आसी नासमझी में नताशा को देख रही थी, लेकिन नताशा ने अपने दोस्तों की तरफ चेहरा घुमाकर ना में सर हिला दिया। यह देखकर सबके चेहरे के एक्सप्रेशन, जो अब तक जिज्ञासा से भरे थे, नॉर्मल हो गई। अब बेचारी आसी नासमझी में नताशा को देखते हुए बोली, नताशा क्या हुआ? सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे थे और तू क्या देखने की कोशिश कर रही है? तभी कैथी उछलते हुए बोली, हम लोग लव बाइट ढूंढ रहे थे, लेकिन लव बाइट तो है ही नहीं। इसका मतलब कुछ नहीं हुआ। हम तो खामा जाने क्या क्या सोच रहे थे। कैथी की बात सुनकर अथर्व ने अपना सिर पकड़ लिया और दूसरी तरफ चेहरा घुमा लिया। कार्तिक चेहरा बेचारा भी शर्म से इधर उधर देखने लगा। समर ने तुरंत कैथी के मुंह पर हाथ रखकर उसकी बोलती बंद कर दी, ताकि वह आगे कुछ और ना बोल पाए। रॉकी बेचारा शर्म से निक की व्हीलचेयर के पीछे छुप गया और निक हैरानी से बाकी दोस्तों को देखने लगा। अब आसी ने अचानक चिल्लाकर पूछा, क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? लव बाइट? कैसे लव बाइट? कौन देगा? तुम लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है? साफ साफ बताओ मुझे। नताशा तू बता, सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? अब नताशा ने अपना चेहरा नीचे करके थोड़ा फिजिक्स चलाते हुए बताया, वह दरअसल तू अपनी सीट पर सो गई थी तो तेरा साइको तुझे अपनी गोद में उठाकर इस कमरे में ले आया था
और 2 घंटे तक तुम दोनों अकेले एक ही कमरे में थे, तो हमें लगा कि कहते हुए नताशा अपने शब्दों को वहीं रोक देती है। नताशा की बात सुनकर आसी बारी बारी सभी के चेहरों की तरफ हैरानी से देखने लगी। तो आप लोगों को क्या लगा? मैं कुछ समझ नहीं पाई, क्लियर करके बताओ। आसी की नासमझी भरी बातों को सुनकर सभी ने एक बार फिर अपना माथा पीट दिया। अब इसे क्लियर करके कोई क्या बताए कि उन लोगों ने क्या सोचा था। कोई कुछ कह पाता, तभी समर ने बीच में कूदते हुए कहा, हम तुझे क्या क्लियर बताएं? क्लियर तो तू हमें बताएगी कि क्या चल रहा है तेरे और तेरे साइको के बीच में। तुम दोनों मिलकर कोई खिचड़ी पका रहे हो ना, मुझे पक्का यकीन है। क्या तू अकेले अकेले अपने साइको को अपनी मासूमियत भरा चेहरा दिखाकर ट्रेनिंग से बचना चाहती है क्या? देख आसी, तू हमें धोखा नहीं दे सकती। अगर ट्रेनिंग से बचने का तेरे पास कोई प्लान है तो तू हमारे साथ शेयर करेगी, क्योंकि दोस्तों के बीच रास्ते पर धोखा देना सही बात नहीं है, समझी तू? समर की बात सुनकर सारे बच्चे हैरानी से समर की तरफ देखने लगे। यह गधा अपने दिमाग में अपनी ही खिचड़ी बना रहा है। सबको यह लग रहा है कि आसी और क्रिश का अफेयर चल रहा है, लेकिन समर को यह लग रहा है कि आसी क्रिश को अपनी ट्रेनिंग से बचने के लिए कुछ पट्टी पढ़ा रही है। सभी बच्चे समर की बेवकूफ़ी पर उसे घूर घूर कर देख रहे थे और अथर्व, रॉकी और कार्तिक ने अपना माथा पीट लिया। इस बेवकूफ़ लड़के के सोच पर अब आसी ने फ्रस्ट्रेट होते हुए मुंह बनाकर समर से कहा, समर तू क्या बकवास कर रहा है? मैं क्यों प्लानिंग बनाऊंगी, वह भी उस साइको के साथ मिलकर। अब कैथी ने क्यूरियस होकर आगे आते हुए पूछा, आसी साफ साफ बताना, तुम दोनों का चक्कर चल रहा है क्या? तुम दोनों रिलेशनशिप में हो क्या? यह तो बहुत गलत बात है आसी, तुम दोनों का अफेयर चल रहा है और तुमने हमें बताया भी नहीं। क्रिश मेरा क्रिश था, कम से कम मुझे तो बताना चाहिए था, कहकर कैथी रोने लगी। और कैथी के सवालों को सुनकर आसी बेचारी के पास कोई शब्द नहीं थे, वह क्या जवाब दे। लेकिन तभी नताशा ने मुंह बनाकर कैथी से कहा, अरे तेरा क्रिश तो कौन नहीं है होता, हर दूसरा बंदा तो तेरा क्रिश बन जाता है। तभी अचानक समर जोर जोर से अपना पेट पकड़कर हंसने लगा। हा हा हा। समर को अचानक हंसते हुए देखकर सब उसके चेहरे को देखते हुए बोले, अब तुझे क्या हो गया? तू क्यों पागल हो रहा है? ट्रेनिंग के डर से सदमा बदमा तो नहीं लग गया? सभी की बातों को सुनकर समर ने अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहा, बॉयफ्रेंड किसका? इस आसी का कौन? वह क्रिश, हॉलीवुड एक्टर, वह खड़ूस द गुंडा, वह भी इस आसी का बॉयफ्रेंड? मजाक कर रहे हो क्या? तुम लोगों ने मुझ बहुत अच्छा जोक मारा है, सच्ची हंस हंस कर पेट में दर्द हो गया है। हा हा हा। समर की बात को सुनकर सब लोग उसे नासमझी में देखने लगे और आसी भी मासूम चेहरे से सवालिया नज़र से उसे देखने लगी और उसकी बातों का मतलब समझने की कोशिश करने लगी। अब अथर्व ने समर से पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो समर, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? क्या क्रिश आसी का बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता? आखिर तुम समझते क्या हो अपने आप को? हमारी आसी लाखों में एक है, इतनी स्वीट है, इतनी क्यूट है और ब्यूटीफुल भी। अथर्व की बात सुनकर समर एक बार फिर हंसते हुए बोला, सही कहा, यह स्वीट है और क्यूट भी है और ब्यूटीफुल भी और बेवकूफ़ हद से ज़्यादा, सचमुच लाखों में एक है, इसके जैसा दूसरा पीस नहीं बनेगा। अरे तुम लोग भूल रहे हो, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? वह क्रिश डेविडसन है, हॉलीवुड एक्टर। इसके आगे पीछे लाखों खूबसूरत लड़कियां क्यों घूमती हैं, करोड़ों की तादाद में फ़ैन हैं उसकी। वह इतना हैंडसम, रिच और क्यूट है, पैसा, नाम और शोहरत की कमी नहीं है उसके पास, और ऊपर से उससे उम्र में भी कितना बड़ा है, मैच्योर है। और यह हमारी बचकानी आशी बात बात पर बच्चों की तरह रोती है, सिर्फ शरारत करती रहती है। क्रिस जैसे लोगों को मैच्योर लड़कियां पसंद हैं, बच्चियां नहीं जिसे एक बच्चे की तरह पैम्पर करना पड़े। वह ऐसे दोस्ती कर ले, वही बहुत बड़ी बात है।
उसकी सेक्रेटरी को देखा है? लिंडा कितनी खूबसूरत है और स्टाइलिश भी, बिल्कुल हॉलीवुड सेलिब्रिटी की तरह। क्या फिगर है उसका, और सुपर इंटेलिजेंट भी है। इतनी ब्यूटीफुल सेक्रेटरी होने के बाद वह आसी को क्यों देखेगा? समर की बात सुनकर आसी को बहुत गुस्सा लग रहा था। शायद वह सही ही तो कह रहा था। वह आसी की बची कुची उम्मीद भी लगभग खत्म हो चुकी थी, क्योंकि सिर्फ क्रिस ही नहीं, आज उसके दोस्तों ने भी लिंडा के साथ उसका कंपैरिजन करके आसी को उसकी सही जगह दिखा दी। भले ही समर ने अनजाने में यह बातें कही थीं, लेकिन यह बात आसी के दिल पर एक खंजर की तरह वार कर रही थी। आसी का चेहरा और भी ज़्यादा मायूस हो गया। उसने समर को कोई जवाब नहीं दिया। अथर्व और रॉकी को तो सब पता था। रॉकी जल्दी से आसी को कंफर्ट करने के लिए आगे आते हुए बोला, तुम पागल हो क्या समर? तुम आसी को ऐसा कैसे कह सकते हो? तुम्हें नहीं जानते वह कितनी अच्छी है। क्रिश मेरा भाई है, मैं जानता हूँ उसे कैसी लड़कियाँ पसंद हैं। आसी किसी भी मायने में किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। फिर रॉकी ने आसी की तरफ देखते हुए कहा, आसी तुम समर की बातों का बुरा मत मानो, वह तो पागल है, उसका दिमाग खराब है। वह समर ने मुंह बनाकर कहा, हाँ मेरा तो दिमाग खराब है, पर क्रिश की आंखें खराब हैं। अगर वह आसी को देखेगा तो आसपास इतनी खूबसूरत हॉट लड़कियां होने के बावजूद, फिल्मों में ऑन स्क्रीन उनके साथ रोमांस करने के बाद अगर वह आसी जैसी बच्ची को पसंद करेगा तो सचमुच उसकी आंखें खराब हैं। और उसकी स्मार्टनेस देखकर मुझे नहीं लगता कि वह इतना बेवकूफ़ होगा। अब समर की बात सुनकर आसी की आंखों में आंसू आने लगे थे, लेकिन उसने अपने आंसुओं को काबू करते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो, मेरा और उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। ना मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ और ना ही उसे कोई मेरे जैसी लड़कियाँ पसंद हैं। उसने मुझे खुद बताया है उसे हॉट और खूबसूरत लड़कियाँ पसंद हैं, और मेरी जैसी बचकानी लड़कियाँ तो कभी भी नहीं। आसी की आंखों में दर्द साफ नजर आ रहा था, जिसे रॉकी और अथर्व ने नोटिस कर लिया था। तभी अथर्व ने मामले की गंभीरता को संभालते हुए समर के सिर पर हाथ मारते हुए कहा, बेवकूफ़, तुम अपनी बकवास में लग गए। हॉलीवुड आ चुका है, चलो नीचे उतरने की तैयारी करो। कैथी, नताशा, तुम लोग आसी के साथ जाओ। अथर्व की बात सुनकर सभी लड़के उसके साथ चले गए। कैथी और नताशा आसी के साथ ही बैठे थे। आसी ने उनसे कहा, तुम बैठो, मैं हाथ मुंह धोकर आती हूँ। इतना कहकर आसी बाथरूम में चली गई और अब वह अपने मुंह पर हाथ मारकर फूट फूट कर रोने लगी। उसने अब पहली बार प्यार जैसे एहसास को महसूस किया था। भले ही उसके फिजिकल रिलेशनशिप के बारे में नहीं पता था, पर दिल के जज्बात को बहुत अच्छे से समझती थी, जो आज समर ने एक बार फिर से उस बाकी लड़कियों के साथ कंपेयर करके उसे उसकी गलती का एहसास करा दिया था। शायद वह चांद को छूने की कोशिश कर रही थी, और वैसे भी क्रिस ने उसे खुद कहा है कि उसे हॉट और खूबसूरत स्टाइलिश लड़कियां पसंद हैं, आसी जैसी छोटी बचकानी लड़कियां नहीं। लगभग 20 मिनट बाद आसी ने किसी तरह खुद को संभाला और अपने हाथ मुंह धोकर खुद को नॉर्मल दिखाते हुए बस से बाहर उतरी, जहां उसके सभी दोस्त ग्रुप में खड़े होकर उसके आने का इंतज़ार कर रहे थे। आसी के आने के बाद सभी दोस्त एक बड़ी सी ओपन बस में बैठे और अब उन लोगों का हॉलीवुड का सफ़र शुरू हो गया था। बस आगे के पार्ट में सभी बच्चे बैठे हुए थे और लास्ट पार्ट में घर के सभी बड़े बैठे थे। क्रिस उस बस की साइड में चल रही बुलेट प्रूफ कार के साथ सभी की सिक्योरिटी से रिलेटेड राका और अपने बॉडीगार्ड्स को इंस्ट्रक्शन दे रहा था, साथ ही उन्हें प्रोटेक्शन की प्लानिंग समझा रहा था। क्रिस जानता था कि वह इस वक्त पब्लिक प्लेस में है और उसके दुश्मन उसकी फैमिली को नुकसान पहुंचा सकते हैं, खासकर आसी को। इसलिए क्रिस किसी भी तरीके का कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। बस और कार दोनों साथ साथ चल रही थीं। सभी बच्चे बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे, लेकिन आसी का चेहरा अभी भी मायूस था। किसी के भी पूछने पर वह सब फीके तरीके से मुस्कुराती थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह यहाँ है ही नहीं। अचानक बातें करते करते क्रिश का ध्यान कार से बाहर बस की तरफ गया
और उसकी नज़रें आसी के चेहरे पर पड़ीं। आसी को मायूस देखकर कुछ पल के लिए क्रिस उसे देखता ही रहा। अचानक ही क्रिस के चेहरे पर भी कुछ इमोशंस आ गए। राका ने भी इस बात को नोटिस कर लिया, लेकिन अगले ही पल क्रिस ने खुद को संभाला और अपनी प्लानिंग पर दोबारा ध्यान देने लगा। पूरी प्लानिंग कंफर्म करने के बाद उसने एक बार फिर खिड़की से बाहर झांककर देखा। सभी बच्चे हॉलीवुड की बड़ी बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग, डायनासोर स्टैचू, स्ट्रीट पर हो रहे डांस परफॉर्मेंस और म्यूजिशियन वगैरह को देखकर खुश हो रहे थे, लेकिन आसी के चेहरे पर कोई रौनक नहीं थी। और तभी गाड़ियां रुक गईं। सभी बच्चे गाड़ियों से नीचे उतरे और स्ट्रीट पर हो रहे परफॉर्मेंस वगैरह को एंजॉय करने लगे। क्रिस के सुपरस्टार होने के कारण उन्होंने अपने चेहरे पर मास्क पहन रखा था। हालांकि आज वर्किंग डे था, हॉलीवुड में ज़्यादा भीड़ नहीं थी, लेकिन फिर भी वह पब्लिक की भीड़ से खुद को इग्नोर करना चाहते थे। सभी बच्चे अजीब अजीब तरह के मुंह बनाकर कार्टून जैसे ड्रेस पहनकर वहां शॉप से शॉपिंग कर रहे थे। फिल्मों के अजीब गरीब ड्रेस और भी न जाने क्या क्या चीज़ खरीद रहे थे। सभी मिलकर बहुत सारी सेल्फी ले रहे थे। नताशा बार बार आसी को अपने पास बुला रही थी। कैथी भी उसे ज्वाइन कर रही थी और अब दोस्तों के साथ रहकर धीरे धीरे आसी का मूड भी अच्छा होने लगा था। अब वह भी उनके साथ एंजॉय करने लगी। देखते ही देखते शाम हो गई और डिनर का टाइम हो गया। सभी लोग दिन भर घूमकर थक चुके थे और इस वक्त एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। बच्चों ने अपने लिए बर्गर, पिज्ज़ा, स्नैक्स और भी न जाने बहुत सारी आइटम्स मंगाई। बड़ों ने अपने लिए हेल्दी और नॉर्मल फूड ऑर्डर किया। क्रिस, लिंडा और राका सामने दूसरी टेबल पर बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। शायद किसी बिजनेस या डील से रिलेटेड। आसी जिस साइड बैठी थी वह क्रिस को आराम से देख रही सकती थी। सभी बच्चे आसी मजाक करते हुए डिनर कर रहे थे और आसी धीरे धीरे डिनर करते हुए क्रिस को देख रही थी, जो लिंडा के साथ काफ़ी सीरियस होकर बात कर रहा था। हमेशा की तरह उसके चेहरे के एक्सप्रेशन कोल्ड थे। तभी राका को एक फ़ोन कॉल आया और वह चला गया। उसके बाद लिंडा और क्रिस ही उस टेबल पर बैठे रह गए। लिंडा भी सामने क्रिस की साइड बैठी हुई थी, इसलिए वह भी अपनी सीट पर बैठे हुए आसी को बहुत अच्छे से देख सकती थी। लिंडा ने नोटिस किया कि आसी क्रिस को ही देख रही है और क्रिस अपने हाथों में एक टैबलेट लेकर उस पर कुछ ज़रूरी काम कर रहा था। उसका ध्यान सिर्फ अपने टैबलेट पर था। लिंडा ने इस बात का फ़ायदा उठाने की कोशिश की। क्रिस इस वक्त एक कॉफ़ी पी रहा था जो बहुत ही झाग वाली थी। कॉफ़ी पीते हुए उसके होठों के किनारों पर काफ़ी झाग लग गए। लिंडा इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए अपने हाथों से एक टिश्यू पेपर लेकर अपनी जगह से थोड़ा सा झुककर थोड़ा स्टाइल के साथ क्रिस के होठों को साफ करने लगी। क्रिस ने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसके लिए यह सब थोड़ा नॉर्मल था। लिंडा ने इस वक्त जो ड्रेस पहनी थी वह काफ़ी सेक्सी थी। उसने एक क्रीम कलर की बॉडी हैंगिंग थाईलैंड ड्रेस पहन रखी थी। उसने होठों पर न्यूड कलर की लिपस्टिक और कानों में स्टोन ईयरिंग पहन रखे थे। खुले बाल जो उसे हल्के कलर कर रहे थे। लिंडा बहुत ही ज़्यादा हॉट थी, जो अमेरिका के लगभग ज़्यादातर लड़कों का क्रश थी। उसकी पहनी हुई ड्रेस काफ़ी ज़्यादा टाइट थी। उसका परफेक्ट फिगर बिल्कुल नोरा फतेही की तरह था। लिंडा यह सब करते हुए तिरछी नज़र से आसी को देख रही थी और आसी को दोनों को एक दूसरे के इतने करीब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उससे यह सब देखा नहीं जा रहा था। उसने अपनी नज़र नीचे कर ली। सभी बच्चे खुश होते हुए हंसते खेलते एक दूसरे से बातें कर रहे थे, पर आसी बहुत ज़्यादा दुखी थी। धीरे धीरे रात हो गई। क्रिस ने सभी बच्चों के लिए होटल में बहुत ही खूबसूरत अलग अलग रूम बुक कर रखे थे, पर सभी लड़कों और लड़कियों ने प्लान बनाया कि वह लोग इस पिकनिक को साथ में एंजॉय करेंगे। वह लोग जिस होटल में थे वह बिल्कुल किसी राजमहल की तरह था। डिज्नीलैंड के थीम पर बना हुआ। उन सभी को होटल मैनेजमेंट की तरफ से नाइट सूट के रूप में भी एक प्रिंसेस गाउन और प्रिंसेस ड्रेस दी गई थी, जैसा कि प्रिंस और प्रिंसेस रात को सोने के टाइम पहनते थे। यह जगह उन लोगों के लिए एक फैंटेसी की
जगह की तरह थी। आसमान में लाइट्स को कुछ इस तरह से अरेंज किया गया था कि वह चांद तारों की तरह लग रहे थे। चारों तरफ ग्रीन ग्रीन पेड़ पौधे लगे हुए थे, खूबसूरत फूल थे। देखा जाए तो यह किसी सिंड्रेला की कहानियों की तरह बहुत ही खूबसूरत था। आसी को भी एक खूबसूरत सा बेबी पिंक कलर का गाउन दिया गया था। सभी लड़कियां एक साथ एक प्रिंसेस की तरह एक ही खूबसूरत से आलीशान बेड पर सोई हुई थीं, जो किसी राजा महाराजा के बेड की तरह डिजाइन किया गया था। उस बेड के चारों तरफ खूबसूरत सफ़ेद कलर के पर्दे लगे हुए थे। लड़कों का रूम उस महल के साथ बाला रूम था। उन बच्चों को देखकर साफ साफ लग रहा था जैसे वह किसी राजा के राजकुमार हैं और राजकुमारियां हैं। रात लगभग 2 बजे हमेशा की तरह आसी के कमरे का दरवाज़ा खुला और एक काला साया चुपके से उस कमरे में दाखिल हुआ। उसने धीरे धीरे अपने कदम आसी के बेड की तरफ बढ़ाए। थोड़ी ही देर में क्रिस उसके सामने खड़ा था और अपनी नीली निगाहों से आसी को देख रहा था, जो इस वक्त एक सिंड्रेला की तरह बेबी पिंक कलर के गाउन में खुले बाल किए हुए बड़ी ही मासूमियत से सोई हुई थी। उसके चेहरे की मासूमियत और खूबसूरती बिल्कुल एक सिंड्रेला की तरह थी। क्रिस ने कुछ पल खड़े होकर उसे देखा, फिर घुटनों के बल बैठकर पास आकर आसी के चेहरे को निहारते हुए बड़ी वहीं बैठ गया। आसी बेड के साइड में सोई हुई थी, नताशा बीच में और कैथी दूसरी साइड। क्रिस ने आसी के चेहरे को देखते हुए उसके बालों में हाथ लगा चलाते हुए बड़े प्यार से कहा, तुम्हारी मुस्कान कहाँ है फायरफ्लाई? तुम क्यों अंदर ही अंदर घुट रही हो? तुम शांत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मैं तुम्हें यहाँ लाया था यह सोचकर कि तुम अपने दोस्तों के साथ नॉर्मल हो जाओगी, पर तुम तो एक छोटे से मजाक को अपने दिल से लगा कर बैठी हो। ऐसा कब तक चलेगा? इतना मैच्योर होना भी अच्छी बात नहीं है स्टूपिड गर्ल। तुम मासूम ही अच्छी लगती हो। कहकर क्रिस ने आसी के चेहरे को देखते हुए धीरे से झुककर उसके होठों पर एक लाइट किस किया और फिर चुपचाप वहां से उठकर चला गया। क्रिस जब कमरे से बाहर निकला तभी अचानक वहां 4 लड़कों का मुंह खुला रह गया। यह चारों आसी के दोस्त रॉकी, अथर्व, समर और कार्तिक थे, जो इस वक्त भी महल में रात को उल्लू की तरह जाग रहे थे और एक राजकुमार की तरह शान से उस महल को देख रहे थे, क्योंकि उन्हें नींद नहीं आ रही थी। लेकिन उन्होंने अचानक ही क्रिस को कमरे से बाहर निकलते हुए देखा और सभी डर के मारे पिलर के पीछे छुप गए। सभी एक पिलर के पीछे लाइन लगाकर खड़े थे और छुपकर क्रिस को जाता हुआ देख रहे थे। क्रिस के जाने के बाद समर आगे आते हुए मुंह फाड़कर बोला, यह क्रिस इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा था, और वह भी लड़कियों के कमरे में? कुछ तो गड़बड़ है दया। तभी रॉकी ने आगे आते हुए कहा, यह दया कौन है? समर ने मुंह बनाकर कहा, तुम दया को नहीं जानते? सीआईडी में है दया। खैर छोड़ो, तुम्हें नहीं पता होगा, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा क्रिस यहाँ लड़कियों के कमरे में क्या कर रहा था, वह भी इतनी रात को 3 बजे। समर की यह बात सुनकर रॉकी और अथर्व शायद कुछ अंदाज़ा लगा सकते थे, पर फिलहाल वह कुछ कहना नहीं चाहते थे। वह अपनी नज़र इधर उधर करते हुए कुछ कहने को हुए, तभी कार्तिक ने बीच में आते हुए कहा, शायद वह लड़कियों को कंफर्टेबल देखने आया था कि पता नहीं बेचारियों को रात को नींद आ रही होगी या नहीं। उनके लिए यह नई जगह है ना, और हम सब का ख्याल रखना उसकी जिम्मेदारी है। अच्छा, शायद तुम ठीक कह रहे हो। अच्छा चलो, अब हम लोग भी सोते हैं, सुबह फिर हमें घूमना है, बहुत थकान हो जाएगी। कहकर सारे लड़के वहाँ से चले गए। लेकिन रॉकी जिस साइड क्रिस गया था उस दिशा में देखते हुए अपने आप से बोला, मुझे पता है क्रिस, तुम इतने बेचैन क्यों हो, लेकिन जब उसे तकलीफ़ दी है तो थोड़ा तड़पना तो तुम्हारा भी बनता है। आई होप कि तुम दोनों के बीच जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाए और तुम अपनी गलतियों को समझो। वह एक बहुत अच्छी लड़की है। कहकर रॉकी अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान लेकर मायूसी से वहाँ से चला गया। अगली सुबह सभी बच्चे इस राजमहल के खूबसूरत और आलीशान डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। सभी इस वक्त प्रिंस और प्रिंसेस की ड्रेस में थे। एक बिल्कुल राजा और महाराजा की हवेली जैसा माहौल बना हुआ था। क्रिस हमेशा की तरह सामने वाले हेड चेयर पर बैठा था और राहुल दूसरी तरफ बड़े से चेयर पर। दोनों ही आमने सामने थे। यह डाइनिंग बहुत ही
एक बार में लगभग खाना खिला सकता। आसी बैठकर खाना खा रही थी, उस पर सभी तभी उन लोगों के सामने चॉपस्टिक रख दी गई। खाना खाने के लिए सभी लोग तो बहुत अच्छे से खा रहे थे, लेकिन आसी से खाया नहीं जा रहा था। उसे चम्मच और कांटे से खाने की आदत थी, या तो हाथ से बार बार खाना उठा रही थी और वह गिर जा रहा था। आसी बेचारी को बहुत ज़्यादा एम्बरसमेंट फील होने लगी। लिंडा अपने चेहरे पर घमंड भरी मुस्कान लेकर आसी का मजाक उड़ाते हुए बोली, उसे देख रही थी। तभी राहुल ने आसी से कहा, क्या हुआ आसी, तुमसे नहीं खाया जा रहा? तो तुम हाथ से खा लो, या फिर रुको, मैं तुम्हारे लिए फोक मंगा देता हूँ। यह सुनकर आसी ने हल्की सी मुस्कान लाते हुए राहुल से कहा, नहीं बाबा, उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं खा लूँगी। कहकर आसी ने एक बार फिर चॉपस्टिक से खाने की कोशिश की, लेकिन तभी उसने देखा कार्तिक ने भी अपनी चॉपस्टिक रख दी और उसने भी हाथों से खाना शुरू कर दिया। इससे पहले आसी कुछ समझ पाती, कार्तिक को देखकर अथर्व ने, अथर्व को देखकर समर ने, और समर को देखकर धीरे धीरे उस डाइनिंग टेबल पर बैठे सभी लोगों ने अपनी अपनी चॉपस्टिक रख दी और हाथों से खाना शुरू कर दिया, ताकि आसी को एम्बरसमेंट फील ना हो। और सभी लोगों के साथ साथ क्रिस, राका और घर के बड़ों ने भी अपनी अपनी चॉपस्टिक रख दी। आसी हैरानी से सभी लोगों को देखने लगी। उन्होंने उसके लिए कितना कुछ किया है। उसकी आंखों में नमी आ गई। क्रिश को देखने के बाद ना चाहते हुए भी लिंडा को अपनी चॉपस्टिक रखनी पड़ी। आज सभी लोग हाथों से खाना खाने लगे। आसी भी खाना खाने लगी और थोड़ा मुस्कुरा कर सभी से बोली, थैंक यू दोस्तों, आप लोग सचमुच बहुत अच्छे हो। आसी के चेहरे पर मुस्कान और आंखों में नमी देखकर उसके दोस्तों ने ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए कहा, तुम भी तो बहुत अच्छी हो हमारी लिटिल प्रिंसेस। दोस्तों, आसी वहाँ बैठे सभी लोगों से सबसे छोटी थी, सिर्फ निक को छोड़कर, जो उससे 3 साल छोटा था। अब सभी लोग मुस्कुराकर खाना खाने लगे। खाना खाने के बाद सब डिज्नीलैंड के लिए निकल गए और अब अपने दोस्तों का हाथ पकड़ साथ पाकर आसी के चेहरे की मायूसी पूरी तरह चली गई। वह भी अपने दोस्तों के ऑफर्स को देखकर पूरी तरह मस्ती करने लगी। डिज्नीलैंड में बहुत सारे कार्टून की ड्रेस पहनकर वर्कर्स काम कर रहे थे, जो टूरिस्ट को एंटरटेन करते थे। सभी ने मस्ती की, गाना गाया, वीडियोस बनाई, फ़ोटो खींची। सभी बड़े बड़े झूलों पर बैठकर झूलों का आनंद ले रहे थे। छोटी छोटी कार रेसिंग करके एक दूसरे से टक्कर कर रहे थे। वाटर पार्क में जाकर वाटर साइकिलिंग की। दिन भर सभी ने बहुत मस्ती की और रात को एक बार फिर वह दूसरे होटल में ठहरे। आसी अपने कमरे में आराम कर रही थी। रात लगभग 9 बजे वह चांद को देखते हुए बालकनी में बैठी हुई थी। तभी नताशा उसके पास दौड़ते हुए आई और उसने आसी को बताया कि बाहर रॉकी और समर की लड़ाई हो गई है। उन दोनों को रोकने की बहुत कोशिश की गई, पर दोनों में से कोई भी रुकने को तैयार नहीं था। क्रिस और राका भी यहाँ नहीं है, उसे जल्दी चलकर देखना चाहिए, शायद वह उन दोनों को संभाल पाए। यह सुनते ही आसी जल्दी से बाहर की तरफ दौड़ी। वह जल्दी से बाहर गार्डन एरिया की तरफ आई, जहाँ सभी लोग थोड़ी देर पहले बातें कर रहे थे, और वहाँ का नज़ारा देखकर आसी हैरान रह गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि गार्डन में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लाइटिंग हुई थी। चारों तरफ बहुत सारे बैलून रखे हुए थे। एक बड़े से डाइनिंग टेबल पर सफ़ेद खूबसूरत कपड़े को बिछाकर उस पर बहुत ही खूबसूरत से तरह तरह के डिश रखे हुए थे। उसे गार्डन की खूबसूरती को देखकर साफ पता चल रहा था कि यहाँ बहुत ही सरप्राइज प्लान किया गया था। और तभी वहाँ एक खूबसूरत सा म्यूजिक बजने का लगा। इस म्यूजिक की आवाज़ को सुनकर आसी ने पीछे पलटकर देखा तो उसके सभी दोस्तों ने अचानक ही पार्टी प्रॉपर से सेलिब्रेशन करना शुरू कर दिया और ज़ोर से चिल्लाई, हैप्पी फ्रेंडशिप डे। आसी अपने दोस्तों को सेलिब्रेशन करते हुए देखकर आसी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने खुश होते हुए कहा, अरे तुम लोग, सॉरी, मुझे याद ही नहीं था कि आज फ्रेंडशिप डे है। नताशा, तूने मुझसे झूठ बोला। नताशा ने मुंह बनाकर कहा, तो क्या करती, तुझे तो याद ही नहीं था और तू दिन भर की कुछ शांत थी।
तो हमने सोचा एक बड़ा सा पार्टी प्लान किया जाए, कैसा लगा आइडिया? आशी ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा, तुम लोगों को भी हैप्पी फ्रेंडशिप डे। अब समर जल्दी से दौड़कर अपने हाथ में एक बड़ा सा बॉक्स लाता है जिसमें बहुत सारे फ्रेंडशिप बैंड थे। अब आशी सभी दोस्त एक दूसरे को फ्रेंडशिप बैंड पहनाना चाह रहे थे। तभी वहाँ घर के बड़े भी आ गए, राका और बटलर भी आ गए। सभी बड़े अपने बच्चों को खुश देखकर मुस्कुरा रहे थे और बटलर डाइनिंग टेबल पर सभी के लिए प्लेट्स अरेंज कर रहा था। आशी ने सभी को फ्रेंडशिप बैंड बांधकर घर के बड़ों को भी फ्रेंडशिप बैंड बांध दिया और उनसे वादा किया कि वह उनके बड़े बनने से पहले दोस्त बनेंगे ताकि उनका रिश्ता और भी मजबूत हो जाए। राहुल ने बहुत ही आसानी से मुस्कुराते हुए आशी के हाथ से फ्रेंडशिप बैंड बंधवाना लिया, क्योंकि आशी बचपन से ही उसे फ्रेंडशिप बैंड बांधती थी। आशी को देखकर बच्चों ने भी अपने मम्मी पापा और घर के बड़ों को बांधा। तभी आशी राका के पास गई और उसे भी फ्रेंडशिप बैंड बांधा। राका के लिए यह फीलिंग काफ़ी नई थी। उसके चेहरे पर बहुत इमोशन आ गए थे, क्योंकि आज तक उसे किसी ने फ्रेंडशिप बैंड बांधकर अपना दोस्त नहीं बनाया था। लेकिन राका क्या जाने, आशी है ही ऐसी। और तभी आशी बटलर के पास गई और उसे भी फ्रेंडशिप बैंड बांधने लगी। यह चीज़ बटलर के लिए काफ़ी अलग थी, क्योंकि वह घर का नौकर था। वह काफ़ी हिचकिचा रहा था। बटलर बेचारा डर के मारे ना नू करने लगा और तभी आशी से एटीट्यूड और स्टाइल के साथ आई हुई लिंडा आशी को देखकर उसका मजाक उड़ाने वाले अंदाज में उस पर टोंट कसते हुए बोली, कम ऑन बटलर, फ्रेंडशिप बैंड है, बंधवा लो। वैसे भी वह तुम लोगों के ही टीम की है, सेम स्टेटस यू नो। बेचारी अनाथ है, इसकी तो किस्मत अच्छी है कि वह यहाँ इतनी लग्जरियस लाइफ जी रही है, वरना तुम्हारी तरह ही किसी के घर में झाड़ू पोंछा कर रही होती। एम आई राइट राका? लिंडा ने अपनी बात कह दी, लेकिन उसकी बात सुनकर आशी को बहुत बुरा लगा था। शायद वह सच ही कह रही थी, इसलिए आशी ने उसे कुछ जवाब नहीं दिया। लेकिन तभी घर के सभी बड़े उसे घूर कर देखने लगे। राहुल और निकिता जैसे ही लिंडा को कुछ कहने वाले थे, आशी के दोस्तों ने ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर दिया। अपने दोस्तों को अचानक ही हंसते हुए देखकर आशी हैरानी से उनके चेहरे की तरफ देखने लगी। उसे कुछ भी समझ नहीं आया। लेकिन तभी रॉकी ने लिंडा का मजाक उड़ाते हुए कहा, ओ माय गॉड लिंडा, तुम इतनी करेक्ट कैसे हो सकती हो? तुम तो लोगों के स्टेटस को बहुत अच्छे से पहचान लेती हो। लगता है कि सभी को स्टेटस सर्टिफिकेट तुम्हारी ही कंपनी इशू करती है। वैसे तुमने खुद को कौन सा स्टेटस सर्टिफिकेट दिया है? क्या तुम हमें बताने का कष्ट करोगी? दिखने में हाई क्लास हो, मॉडर्न हो, पढ़ी लिखी हो, सोच बहुत घटिया है तुम्हारी। आशी अनाथ है पर भिखारी नहीं। तुम जानती हो एशिया के नंबर 1 बिजनेस टाइकून की बेटी है आशी। आशी सिर्फ छींक दे तो तुम जैसे न जाने कितनी ही मॉडल उसके घर में उसका कमोड साफ करते हुए नजर आ जाएं। हम तो कभी कभी सोचते हैं इतने पैसे हमारे पास होते तो शायद हम इस दुनिया के राजा बन जाते, कार्तिक ने कहा। और जहाँ तक बात है अनाथ होने की, तो आशी अनाथ नहीं है। यहाँ इसी वक्त उसके 2 मॉम 2 डैड यहाँ खड़े हैं। अथर्व और नताशा जैसे भाई बहन हैं और मैं तो हूँ ही। आशी मेरी बहन है और दोस्तों की पूरी पलटन है उसके पास, समर ने कहा। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद हमारी आशी के अंदर बिल्कुल भी घमंड नहीं है, कैथी ने कहा। और पता है वह कितनी ब्यूटीफुल है कि उसे तुम्हारी तरह अपने बॉडी प्लान करने की ज़रूरत नहीं हो पड़ती, नताशा ने कहा। अभी कुछ दिन पहले ही एक माफिया का बेटा इसके पीछे दीवाना हुआ पड़ा था, बेचारा हॉस्पिटल में है अभी, क्योंकि लोग खुद व खुद उसकी तरफ खिंचे चले जाते हैं। उसका औदा ही कुछ ऐसा है, माफिया का बेटा भी खुद को जज्बातों पर काबू नहीं कर पाता। आशी का नेचर ही ऐसा है। निक भी लिंडा की बातों को सुनकर
उसे घूर कर देख रहा था। उसे भी लिंडा बिल्कुल पसंद नहीं थी। कोई उसकी दोस्त आसी को ऐसे कैसे बोल सकता है। आसी अपने सभी दोस्तों की बात सुनकर हैरान थी। सभी ने उसे बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट किया था और लिंडा का मुंह देखने लायक था। उसका चेहरा सड़े हुए टमाटर की तरह हो गया था। बेचारी अपना पैर पटकने लगी थी और सभी बड़े अपने बच्चों को देखकर खुश थे। सभी ने अपनी बहन और दोस्त आसी को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट किया था। अब सभी दोस्त आसी को देखते हुए जल्दी जल्दी बटलर को भी फ्रेंडशिप बैंड बांधने लगे। बटलर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गया क्योंकि उसके कारण आसी को उल्टी सीधी बातें सुनने को मिली थीं। लेकिन बटलर खुद नहीं जानता था कि आसी इतनी अमीर है, क्योंकि वह हमेशा एक मासूम डाउन टू अर्थ लड़की थी जिसके अंदर घमंड नाम का तिनका भी नहीं था। उसने हमेशा बटलर के साथ बहुत ही इज्जत से बात की थी, उसके ऊपर बिल्कुल भी रोक नहीं लगाई थी, बल्कि वह घर के सभी नौकरों के साथ बहुत अच्छी थी। बटलर आसी की बात बहुत इज्जत करता था। राका भी गुस्से से लिंडा पर चिल्लाते हुए बोला, लिंडा अपनी जुबान पर लगाम रखो, वरना एक दिन यह जुबान कट कर गिर जाएगी और मैं तुम्हें बचा भी नहीं पाऊंगा। तुम नहीं जानती अभी अभी तुमने जो कहा है वह बात तुम पर कितनी भारी पड़ सकती है। शुक्र मनाओ कि यहाँ किंग नहीं है। राका की बात सुनकर लिंडा अपना सड़ा हुआ चेहरा लेकर वहाँ से जाने लगी, लेकिन तभी उसकी नज़र सामने से एटीट्यूड के साथ आते हुए क्रिस पर पड़ी। उसने इस वक्त वाइट शर्ट और ब्लैक लोअर पहन रखा था। उसका ब्लैक टी शर्ट एक शैडो की तरह था जो स्लीवलेस था। गले में एक खूबसूरत स्टाइलिश पेंडेंट, कंधे पर बना हुआ ड्रैगन टैटू उसके गोरे जिस्म और मस्कुलर बॉडी पर बहुत ही अच्छा लग रहा था। क्रिस को जो भी देखता था बस अपनी सांसें थम कर बैठ जाता था, क्योंकि क्रिस सचमुच बहुत ज़्यादा हैंडसम था। कैथी तो उसे एक बार फिर आहें भरते हुए देखने लगी। नताशा की नज़रें भी उस पर टिक गईं, लेकिन क्रिस के आते हुए देखकर आसी ने अपना चेहरा नीचे कर लिया। अब सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हमेशा की तरह क्रिस हेड चेयर पर बैठा था। उसका ओहदा और एटीट्यूड ही इतना खतरनाक था कि उसके सामने हर किसी की बोलती बंद हो जाती थी। सब चुपचाप बैठकर डिनर करने लगे। क्रिस खाना खाते हुए तिरछी नज़र से आसी को देख रहा था, लेकिन आसी ने लगातार अपना चेहरा नीचे कर रखा था। आसी को मायूस देखकर क्रिस को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि खाना खाते वक्त आसी बिल्कुल भी शांत नहीं रहती थी। इन लगभग 3 दिनों में आसी की खामोशी ने क्रिस को काफ़ी प्रभावित किया था, और तभी क्रिस अपने चेहरे पर कोल्ड एक्सप्रेशन लाते हुए खाना खाते हुए घर के बड़ों की तरफ देखते हुए अचानक ही एक बम फोड़ता है। मुझे आप सभी लोगों से कुछ ज़रूरी बात करनी है। आई वॉन्ट टू मैरी फायरफ्लाई। यह शब्द सुनते ही सभी लोगों को एकदम से झटका लगा। आसी के सभी दोस्तों ने अपने मुंह में खाना भर कर रखा था और सभी को एक साथ खांसी आने लगी। सभी को धक्का लगा था। सभी जल्दी जल्दी अपने अपने पानी का गिलास लेकर पानी पीने की कोशिश करने लगे। आसी हैरानी से सिर उठाकर क्रिस को देख रही थी। उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। नताशा को धक्का लगा तो निकिता ने उसे अपने हाथों से पानी पिलाना शुरू कर दिया। बेचारी समर के गिलास में पानी नहीं था। वह जल्दी से पानी का पूरा जग उठाकर ही उसमें मुंह लगाकर पीने लगा। निक भी हैरान नज़रों से क्रिस को देख रहा था। लिंडा के तन बदन में आग लग गई। राका हैरान नज़रों से फिर उसे देख रहा था। घर के सभी बड़े क्रिस को ऐसे देख रहे थे जैसे वह भी उसकी बातों से काफ़ी हैरान थे। और तभी रॉकी ने जल्दी से चिल्लाते हुए पूछा, क्या क्या कहा तुमने क्रिस? मैंने शायद ठीक से सुना नहीं। समर जल्दी जल्दी पानी पीते हुए जग को टेबल पर रख कर बोला, हाँ मैंने भी नहीं सुना। मुझे लगा मैंने अभी अभी कुछ गलत सुन लिया है। अचानक मेरे कान में पता नहीं कुछ हो गया है। क्या मेरे करें? समर अपने कान में उंगली डालकर कान को ज़ोर ज़ोर से हिलाने लगा, लेकिन तभी क्रिस ने अपने हाथों में रखे हुए स्पून को वापस टेबल पर रखते हुए कोल्ड भाव से सभी लोगों को देखते हुए कहा, आप लोगों ने सही सुना है, मैं आसी से शादी करना चाहता हूँ। क्रिस की यह बात सुनकर सभी लोग अभी तक हैरान थे, लेकिन घर के बड़ों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। निकिता का मुंह तो सड़ा हुआ था, पर वह जानती थी कि आसी के लिए क्रिस ही बेहतर है।
जैसा कि अक्षत का फैसला था, इसलिए वह भी आशी के लिए खुश थी। ऐना, रुद्र और राहुल मुस्कुराकर एक दूसरे को चेहरा देखने लगाए। राका भी क्रिस और आशी के लिए खुश था और तभी राहुल ने मुस्कुराकर क्रिस से कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कब करना चाहते हो तुम लोग शादी? क्रिस ने कोल्ड एक्सप्रेशन में राहुल को जवाब दिया, बहुत जल्दी वापस कैलिफोर्निया पहुंचते ही हम लोग शादी कर लेंगे। शादी बिल्कुल सेटल्ड तरीके से होगी, ज़्यादा धूमधाम नहीं होगी। मैं इस बात का ज़्यादा शो ऑफ नहीं करना चाहता। वैसे भी फायरफ्लाई अभी पढ़ रही है, उसकी ज़्यादा एज नहीं है, इसलिए एक नॉर्मल कोर्ट मैरिज होगी जिसमें सिर्फ घर के फैमिली मेम्बर्स होंगे। घर के सभी बड़ों ने मुस्कुरा कर कहा, ठीक है क्रिस, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो यही सही, हम लोगों को तुम्हारा फैसला मंजूर है। आशी घर के सभी लोगों की बातें सुन रही थी। उसने अपने दोस्तों का चेहरा देखा जो सब उसे हैरानी से देख रहे थे और कभी क्रिस को देख रहे थे, और तभी वहाँ सभी लोगों की बातों को चीरते हुए एक हल्की आवाज़ आई, लेकिन मुझे यह शादी नहीं करनी, मैं यह शादी नहीं करना चाहती। आशी ने इन शब्दों को सुनते ही घर के सभी लोग और उसके दोस्त आशी के चेहरे की तरफ देखते रह गए। सब उसकी इनकार की वजह जानना चाहते थे। क्रिस भी अपनी कोल्ड नज़रों से आशी को देख रहा था और उसकी बातों को समझने की कोशिश कर रहा था। आशी की बात को सुनकर वह भी हैरान था। आशी ने अपनी चम्मच वापस अपनी प्लेट में रख दी और वहाँ से जाने लगी। तभी राहुल ने हैरान होते हुए पूछा, लेकिन क्यों बेटा, तुम क्रिस से शादी क्यों नहीं करना चाहती? वह तुम्हारे लिए बहुत अच्छा पार्टनर साबित होगा और तुम्हारे मॉम डैड की भी यही इच्छा थी। राहुल की बातों को सुनकर आशी के चलते हुए कदम रुक गए। उसने वापस पलटकर राहुल की तरफ देखा और अपने चेहरे पर कोई भाव न लाते हुए राहुल के पास गई। फिर घुटनों के बल बैठकर राहुल का हाथ पकड़कर उसकी गोद में अपना सिर रखकर बोली, क्योंकि बाबा मुझे यह शादी मंजूर नहीं है। दोस्तों, क्या हो पाएगी आशी और क्रिश की शादी? कमेंट करके अपने विचार अवश्य प्रस्तुत करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए तहे दिल से धन्यवाद।